Hello dear students, today I'm going to continue chapter 3 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 5 of Business Services 2. Second business services हम देख रहे हैं, उसका नाम है बैंकिंग. Under this particular banking यानी business services 2, we discussed in last session types of banks account. यानी we started that point. I gave the two points related to the types of account. Saving, most common, most people are accepting this particular account, right? And they are connected with the banks with this account. And most of the time we say deposits on a larger scale is coming through only this saving accounts. And second one for the businessman, that is current account. So we discussed these two accounts in detail. Now let's move to the third one, recurring account. नाम से ही मालूम है, और मैंने जब उसके नाम बोले थे सेकंड लास्ट लेक्चर में, आई थिंक सेकंड सेशन में, तब मैंने बताया रिकरिंग है ऑन द डेली बेसिस होता है, राइट, समटाइम्स ऑन मंथली बेसिस होता है, कई बार 15 डेज 7 डेज डिपेंड्स कैसा रिकरिंग है आपका उसके ऊपर. रिकरिंग चाले છે આપણે વર્ડ વાપરીએ जनरली. सी लुक आफ्टर दिस वन, व्हाट इज रिकरिंग अकाउंट. This is an account which is opened from the savings point of view, in which it is compulsory to deposit certain amount every month. ओके यहाँ पर भले ही मंथ लिखा हो, लेकिन रिकरिंग बैंक के अलावा कई भी जगह चलता है, वहाँ डेली बेसिस पर होता है, मंथली बेसिस पर होता है. कई जो रिकरिंग है वो 15 डेज के हिसाब से होते हैं, यानी महीने में 2 बार, और कई और वीक में 1 बार होता है तो महीने में 4 बार, ये डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पर अब अगर हम बैंक की बात करें, सो ये अकाउंट ऑन द पर्पज ऑफ सेविंग ही है, लाइक सेविंग अकाउंट. लेकिन सेविंग में थोड़ी बहुत आपको छूट छाट मिलती थी, यानी उसमें ऐसा नहीं कहा कि आपको डिपॉजिट करना ही है. ओके यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना ही है. सी वो एक अकाउंट ऐसा है जी जो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू खुलता है, और इट इज़ कंपलसरी. यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, इट इज़ कंपलसरी टू डिपॉजिट सम ऑफ द अमाउंट एवरी मंथ, सर्टेन अमाउंट्स. ओके डू नॉट लुक आफ्टर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वर्ड्स विच आर देयर इन सेविंग अकाउंट्स. उसको पकड़ के मत चलो सेविंग के हिसाब से. यहाँ महीने का 1000, महीने का 500, महीने का 1500, राइट, उसके हिसाब से सर्टेन अमाउंट फिक्स है एवरी मंथ की, वो आपको डिपॉजिट करनी है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट इज हायर देन सेविंग अकाउंट. बेनिफिट ये रहेगा रिकरिंग में, क्योंकि सेविंग में क्या है, आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं. हालांकि उसमें आप चेक का यूज़ करते हो, एटीएम का यूज़ करते हो, आप उसमें विड्रॉल करते हो, डिपॉजिट करते हो आपके हिसाब से, राइट. तो जनरली उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम है, यानी 4% मिलता है, मैंने बोला था. इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, 4.5, 5, 6, डिपेंड अपॉन द स्कीम एंड बैंकिंग रेट्स. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर्टिकुलरली हायर देन द सेविंग, इससे ज़्यादा है. ओके ऊपर जो मैंने समझा. एंड ऑल्सो इट इज़ लोअर देन फिक्स डिपॉजिट. इसके बाद हम देखेंगे फिक्स डिपॉजिट क्या है. एफडी नाम सुना होगा आपने. तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में कहा जा सकता है, सेविंग से ज़्यादा, एफडी से कम. तो इंटरेस्ट में ये मिडल में है. यहाँ पर बैंक उनको पेश करता है होल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म. यानी कि सेविंग की तरह आप उसको कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते. यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा. जो भी टर्म डिसाइडेड है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जो भी टर्म डिसाइडेड है, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज देयर, वॉट एवर द ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर टर्म डिपॉजिट्स यानी रिकरिंग अकाउंट इज देयर, अप टू द टाइम पीरियड यू हैव टू डिपॉजिट द मनी, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट हायर देन द सेविंग अकाउंट्स. बट नाउअडेज इसमें भी थोड़ा बहुत अब बैंकिंग पॉलिसी में थोड़ी बहुत आपको छूट छाट मिलती है, जिसे हम बोलेंगे कि बैंक ने इसमें भी थोड़ा अपना एक हाथ खुला रखा है कि यू कैन विड्रॉ द मनी आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर कंटिन्यूसली यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ द रिकरिंग. थोड़े चार्जेस लगते हैं उसमें. समझ लो कि आप हर महीने 100 रुपये डालते हो, 1200 रुपये महीने, 1200 रुपये साल के हो गए, तो बैंक ऐसा बोलेगी कि 1200 हुए तो आप 500 तक उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको 50 या 100 अब थोड़े बहुत परसेंटेज आपको बैंक को देनी पड़ेगी एज अ कमीशन. कमीशन यानी कि बैंक एक्सपेंसेस लेती है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है वो 2 साल की, लेकिन वो 1 साल में आपको पैसा वापस करता है, तो फिर ये पॉलिसी के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करवाएगा. लेकिन ये समझने के लिए आपके लिए तो यही याद रखना है कि एंड ऑफ द टर्म यू विल गेट द मनी बैक विथ इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन एंड फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, बैंक अकाउंट का लास्ट टाइप है फिक्स डिपॉजिट, एफडी. यहाँ आपको एक फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट मिलता है. देखते क्या है ये. एफडी मीन्स अ सोर्स ऑफ द मनी विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स टर्म. तो यहाँ पर
कस्टमर क्लाइंट बैंक अकाउंट होल्डर जो भी पैसा बैंक में डालता है यानी डिपॉजिट करता है, इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इट्स नॉट सेविंग अकाउंट, इट्स नॉट करंट अकाउंट, इट्स नॉट रिकरिंग, इट्स अ वन टाइप ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट बिकॉज द पर्सन इज गिविंग मनी टू द बैंक, इट इज़ फॉर अ फिक्स्ड टर्म कि वी आर गिविंग मनी, सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा होता है वी आर गिविंग मनी फॉर द सो एंड सो टाइम पीरियड, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 7 8 9 10 साल तक, 7 दिन से शुरू होकर 10 साल तक भी हो सकता है, मिनिमम 7 दिन होते हैं। ओके तो यहाँ पर एक फिक्स टर्म के लिए बैंक अकाउंट होल्डर बैंक में पैसे देता है। सो द डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी अंटिल द मैच्योरिटी डेट ऑफ द डिपॉजिट। सो अगर आपने 5 साल के लिए एफडी रखी है तो यू कांट विड्रॉ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एफडी। एफडी में से आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आपने 1 लाख का एफडी किया है 5 साल के लिए, यू विल नॉट गेट द मनी बैक बिफोर दैट टाइम पीरियड। लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस हुई है। अगर आपको एफडी तोड़वानी है, कैसे एफडी तोड़ा है तो आप उसको तोड़वा सकते हो बिफोर मैच्योरिटी डेट, यानी यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर टोटल फिक्स डिपॉजिट, नॉट द क्वार्टर, नॉट द पार्शियल अमाउंट, यू हैव टू विड्रॉ दैट होल अमाउंट। ये याद रखना। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसे चाहते हो तो यू हैव टू पे पेनल्टी फॉर दैट। अब ये पेनल्टी कितनी है वो बैंक के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन 100 रुपीज़ चार्ज से शुरू होकर वो आपकी एफडी की कीमत पर होती है। तो अब ये भी है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है कि यू कांट विड्रॉ मनी अंटिल द मैच्योरिटी डेट, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये सही बात है। समझ लो आपकी 1 लाख की पर्टिकुलर एफडी और उसमें से आपको 25,000 चाहिए, तो ना, ऐसा नहीं मिलेगा। आप उसको तोड़वा सकते हो मैच्योरिटी से पहले, लेकिन पूरा 1 लाख ही आपको निकालना पड़ेगा, वो एफडी आपकी टूट जाएगी। ओके ये क्यों है, ऐसा क्यों करती है बैंक? कुछ तो रीज़न होगा ना, बिकॉज यू गिव देम फॉर फिक्स टर्म। सो इफ द मनी इज विड्रॉन बिफोर द टर्म ऑफ मैच्योरिटी देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस। यानी कि आपको एक लॉस होगा कि समझ लो अभी 6.50 चल रहा है और फॉर सीनियर सिटीजन 6.75, वो प्लस माइनस रहता है 0.25 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर से है। तो जी, तो मैंने बोला वो 0.25 बेसिस पॉइंट से प्लस माइनस रहता है एज पर द बैंकिंग पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग मनी एज एफडी इन द बैंक, आपका रेट है 6.25 पर ईयर, यानी आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाते हो एज अ फिक्स डिपॉजिट, एक सर्टिफिकेट लेते हो और बैंक में डालते हो, यू विल गेट 6.25% एवरी ईयर। आप 1 साल के लिए डालते हो एफडी, तो 1 साल के बाद वो 6.25 ऐड होकर आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, राइट। अगर ये 2 साल के लिए है तो 2 साल का, 3 के लिए 3, 4 तो 4, 5 तो 5, तो 5 साल के लिए आपने 1 लाख रुपये एफडी ली है, तो एवरी ईयर वो एफडी का इंटरेस्ट उसमें जमा होता रहेगा। लेकिन उसमें अब ऑप्शन भी मिलने लगा है कि वो जो इंटरेस्ट है वो एफडी में जमा नहीं होता है, वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है। यानी एफडी तो आपकी 1 लाख की वैसे ही है, जब आप विड्रॉ करोगे तो आपके अकाउंट में वो पैसे 1 लाख है वो ही डालेंगे। कीप इन माइंड 5 साल के बाद आपके अकाउंट में 1 लाख ही वापस आएगा, लेकिन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट इंटरेस्ट एवरी ईयर। ठीक है, तो हर साल आपके अकाउंट में जो भी 6.25% के हिसाब से होगा, राइट, 6,250 जो भी रुपीज़ होगा वो आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो 5 साल के लिए वो देखो तो 30 या 35,000 का राउंड हो सकता है, राउंड फिगर में बोलता हूँ, समझ लो कि 35,000 आपके अकाउंट में। सो आप उसको विड्रॉ नहीं करते हो आपके इंटरेस्ट को, तो आपका पैसा होगा 1,35,000 आफ्टर 5 ईयर्स, ये याद रखो। अच्छा 1 साल के लिए तो यू विल गेट 1,06,250 रुपीज़। ये प्लस माइनस रहेगा, देख लेना, राइट, कि एक्सेट फिगर में नहीं बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। लेकिन समझ लो कि 1 साल के मैंने वो 1 लाख रखा है, लेकिन मुझे 6 महीने के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो अब क्या करेंगे? तो मैच्योरिटी तो हुई नहीं है, शायद क्वार्टरली आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ रहा है, मीन्स इंटरेस्ट पड़ रहा है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट आपका क्या, बाकी का जो इंटरेस्ट है आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन शुरू करना, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपका रेट थोड़ा कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पर कही है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। लेकिन अब तो सब रूल्स चेंज हो गए, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट इंटरेस्ट क्वार्टरली ऑल्सो, 6 मंथ्स भी मिलता है आपको। जनरली बैंक के हिसाब से होता है, मोस्टली बैंक साल भर ही देती है।
So the bank gives the depositor written guarantee that it will pay the amount back along with interest at the end of the term. So when the term will completed, bank will give the amount back to you in your bank account. They will not give you cash. It will be given by the bank to your particular person or client in his or her बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा विद द इंटरेस्ट. तो याद रखना, बैंक डिपॉजिटर को गारंटी देती है, रिटर्न गारंटी, यानी कि वन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर और अ कस्टमर बैंक अकाउंट होल्डर. जरूरी नहीं है कि आप उसी बैंक में एफडी करवाओ जिसमें आपका अकाउंट है. हाँ, नॉट नेसेसरी. याद रखना, आप एफडी कहाँ पर भी कैसे भी किसी भी बैंक में करवा सकते हो, लेकिन जब विड्रॉल आएगा, एफडी आपकी मैच्योर होगी, तब पैसे कहाँ जाएंगे उसके लिए आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी. मोस्टली जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है वहीं पर हम एफडी करवाते हैं. ओके, सो याद रखो, एंड ऑफ द टर्म आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल जाएंगे. एज द कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ मनी बिफोर द मैच्योरिटी डेट, the rate of interest is fixed in fixed deposit is higher than the savings and recurring account. यानी आपने जो लाख रुपये दिए हमारे एग्जांपल में, वो आप विड्रॉ तो करने वाले नहीं हो 5 साल के लिए. अगर 1 साल के लिए लगा तो 1 साल के लिए, तो बैंक कैन यूटिलाइज 1 लाख रुपीज एज अ लोन, और दे विल गिव, बैंक विल गिव दैट पर्टिकुलर मनी एज अ लैंड टू द अदर पीपल. बोरोवर्स भी खड़े हैं तो उनको पैसे देते हैं, कि उनको मालूम है कि 1 साल के लिए ये बंदा हमारे से पैसे लेने वाला नहीं है, तो वो 1 लाख रुपये वो लैंड कर देगी एज अ लोन टू द नीडी पीपल, टू द पर्सन्स दोज हु आर इन नीड ऑफ दैट मनी, यानी लोन के हिसाब से. ओके, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द एफडी इज मोर देन सेविंग एंड रिकरिंग अकाउंट. 1-2 मार्क का क्वेश्चन हो तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी इज मोर देन अदर. दिस इज द मेन रीजन. और समझ लो कि आप बैंक ने तो वो पैसे दे दिए किसी और को, सब जिसका पैसा है वो मांगने जा रहा है, तो उसने तो लिखित में दिया है ना बैंक ने कि भाई विद इन 1 ईयर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और आप विड्रॉ करने गए तो यू हैव टू पे द पेनल्टी. सिंपल है. बैंक तो पैसे देगा, बैंक का काम ही है ना एक्सेप्ट द डिपॉजिट, राइट, एंड गिव मनी बैक, लैंड देन. ओके, लोन दो, बीओडी दो, इन्वेस्ट करो, ये सब काम बैंक का है, बैंक तो करेगी ना. सिंपल है. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारे आज के 2 बैंक अकाउंट के टाइप की, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट. तो हमने चारों के चारों डिटेल में डिस्कस कर लिए. पहला था सेविंग्स, उसके बाद करंट, देन रिकरिंग एंड देन फिक्स. नाउ लेट्स मूव टू दी सर्विसेज. सी दिस सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, इट इज़ डिटेल इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लेकिन इसमें से कई सर्विसेज हमने फंक्शन में भी देख लिए, तो फिर से एक बार विथ डिटेल. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, द मेन, यानी कि बैंक कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है हमें. हमने देखा कि जो भी फंक्शन है वो सर्विसेज के हिसाब से ही चाहेंगे. लेकिन फिर भी डिटेल में देखते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू इन्वेस्ट मनी, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट. तो यानी हमारे जो मेन फंक्शंस है वही उसका काम है. पहले एक्सेप्ट करो डिपॉजिट, राइट, फिर उसको लोन के स्वरूप से किसी और को दो, और फिर अगर बचे हुए पैसे दो इसको इन्वेस्ट करो. तो ये 3 उसका मेन टाइप है. So in addition to this, the bank has some more functions like looking after the financial transactions of the customer. ये हमने देखा सब्सिडरी में. Issue the letter of credit LC, issue of travelers check TC, right, issue of drafts DD, डिमांड ड्राफ्ट. अब ये जो है आपके लिए नया है RTGS NEFT. ये दोनों और बहुत कॉमन है, सब अब इसका यूज़ करते हैं. मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हो, राइट. आपको मालूम है NEFT क्या है. जो आप गूगल पे करते हो NEFT है और कुछ है नहीं. लेकिन कई लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि NEFT क्या है, राइट. इसमें मिनिमम अमाउंट इतनी होनी चाहिए, बैंक में जाना पड़ता है, ये सब पहले था. हाँ, जिसके पास ये कॉन्सेप्ट है उनको ऐसा है कि हाउ टू विजिट द बैंक, बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूटिलाइज द पर्टिकुलर बैंकिंग ऐप, राइट, उसका आप यूज़ करते हैं. तो RTGS दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ऑन द स्पॉट. NEFT मीन्स नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर. तो ये दोनों हमारे पास डिटेल में है और बहुत ज़रूरी है, इसको सीख लेना. अगर आपका खुद का बिजनेस है तो शायद आपने ये दोनों किया भी होगा, नहीं किया है तो हम यहाँ सिखा देंगे. लेकिन लुक आफ्टर दिस वन, ये यहाँ सिलेबस में हम देखेंगे. फिर BOD हमने देख लिया, लोन भी हमने देखा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी डिटेल में है, ये भी हम देखेंगे. और लास्ट में वर्क रिलेटेड टू कोर बैंकिंग, और ये भी हमारे डिटेल में है. तो ये सब 1 बाय 1 हम देखेंगे. यहाँ पर जितने भी डिस्कशन हो गए हैं वो यहाँ रिपीट शायद नहीं होंगे, लेकिन जो मेन है जैसे DD है, पहला ही DD से स्टार्ट होता है तो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम रिपीट करेंगे, राइट.
So let's start with the first one, to issue draft. Draft means a check written by a bank addressing another branch. तो ये दिमाग में उतार लेना, बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्राफ्ट इज द कॉमन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेम बैंक का होता था, अब ऐसा नहीं है, अब तो सबके लिए चलता है। तो ड्राफ्ट क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ द चेक। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, जो रिटर्न किया जाता है, रिटर्न बाय अ बैंक एड्रेसिंग अनदर ब्रांच। तो यहाँ पर वन बैंक इज गिविंग द चेक टू अनदर ब्रांच। ब्रांच यानी उसकी ही ब्रांच इन द सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। बट नाउ डेज यू कैन गिव द पर्टिकुलर चेक यानी कि डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी ब्रांच। हो सकता है सब कुछ कॉमन हो गया है। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इज इश्यू टू पे द अमाउंट टू दैट पर्सन। तो हियर व्हेन यू आर फिलिंग अप दैट फॉर्म, मैंने बोला था आपको लास्ट में जब हमने डिस्कस किया 5th नंबर का जो सब्सिडियरी फंक्शन था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि वन पर्टिकुलर पर्सन हैव टू और ही हैज़ टू फिल अप द वन स्लिप दैट इज ऑफ येलो और पिंक, मोस्टली येलो होती है। उसमें आपको वो पर्सन का नाम लिखना है जिसको आपको पैसे देने हैं। ओके, सो उसको ही, वो पर्सन का नाम है, उसी को ही ये पैसे मिलेंगे और उसको ऑर्डर दिया जाएगा। किसको? बैंक से बैंक को, कि भाई इसको ही पैसे देना। पेएबल लिखा जाएगा, यानी इट विल बी पेएबल एट ओनली दैट ब्रांच इन दैट ब्रांच, ओके, और ऑल्सो टू दैट पर्सन ओनली। सो द बैंक ट्रांसफर्स द अमाउंट एज द इश्यूइंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ बैंक में आप पैसे पे करोगे, अगर आपके अकाउंट में से लेना है तो भी है, अगर ऐसा नहीं करना है, यू आर पेइंग मनी डायरेक्टली टू दी वन पर्टिकुलर बैंक, आपका अकाउंट भी नहीं है और आप सीधे चले जाते हो, तो भी ये ड्राफ्ट निकल सकता है। सो यू हैव टू पे द मनी अलॉन्ग विद द कमीशन, वो मैंने बताया था। तो आपके लिए बैंक ये पैसे डायरेक्टली इश्यू कर देगी, अमाउंट डायरेक्टली दे देगी एज अ इश्यूइंग अथॉरिटी टू दी अनदर ब्रांच। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेट्स मूव टू दी डिटेल। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू सेंड मनी टू अनदर पर्सन, समझ लो कि एक पर्सन को, रणवीर सिंह को रणबीर कपूर को पैसे देने हैं, रणवीर को, राइट, नाम चेंज कर दे, कंफ्यूजन ना हो तो सिंपल है। वरुण को पैसे देने हैं रणबीर को। अब ये क्या होता है, वरुण पैसे देता है रणबीर को। अब कैसे देगा? सो ही गोज टू द बैंक, पहले वरुण जाएगा बैंक में, पेस मनी, मनी बैंक में पे करेगा, राइट, 5,000 2,000 जो भी उसको सेंड करने, एंड देन आफ्टर द कमीशन, कमीशन वो डिसाइडेड है। आई गिव द इन्फॉर्मेशन टू यू दैट 100 रुपीज़ से स्टार्ट होकर, राइट, वैसे तो 25 रुपीज़ मिनिमम है, तो वहाँ से स्टार्ट होकर 250-300 तक जाता है, जैसे आप अमाउंट पे करते हो। ओके, मिनिमम आप समझ लो कि 750 या 1,000 रुपीज़ तक भेजते हो, राइट, उसके ऊपर जाता है तो फिर चार्जेस चेंज होते हैं, लेकिन 10-12 हज़ार तक आपको 250 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। यू हैव टू पे दैट कमीशन। तो ये कमीशन पे करना है। तो पहले वरुण जाएगा बैंक में, पैसे भरेगा, कमीशन देगा, राइट, कमीशन टू बी पे टू द बैंक, बैंक को वो देगा। क्यों? बिकॉज इश्यूइंग द ड्राफ्ट, बैंक इज इश्यूइंग द ड्राफ्ट एंड रिक्वेस्ट द बैंक टू इश्यू द ड्राफ्ट। बैंक क्या करेगी, वो जो वरुण पैसे देगा तो उसको रिक्वेस्ट करेगा बैंक को कि बैंक फॉर इश्यूइंग द ड्राफ्ट, मुझे ड्राफ्ट चाहिए, तो वो एक फिलअप करेगा फॉर्म, एंड देन आफ्टर ही रिक्वेस्ट द बैंक टू इश्यू द ड्राफ्ट टू दी अनदर पर्सन, राइट, अनदर पर्सन यानी टू दी अनदर ब्रांच। तो ये कॉमन चीज है। चलो अब आगे देखते हैं। द सेंडर यानी कि वरुण रिक्वेस्ट द बैंक टू इश्यू द ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द रिसीवर यानी कि रणबीर। तो ये जो वरुण है वो बैंक को बोलेगा कि रणबीर की फेवर में ये ड्राफ्ट बनाओ। So the bank orders its branch or its associate bank located in the area of the receiver to pay the amount। तो ये जो ड्राफ्ट है यहाँ से जाएगा, वरुण के पास से जाएगा सीधा रणबीर के पास। कैसे जाएगा? अभी कॉमन चीज़ है ना, कुरियर से जाए, है ना, या फिर पोस्ट से जाए, या फिर कोई बंदा लेके जाए, वॉटेवर, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। हमारा सब्जेक्ट ये है यहाँ पर कि रणबीर कैसे पैसे विड्रॉ करेगा। तो सिंपल है, यहाँ की बैंक वहाँ की बैंक को, जहाँ रणबीर पैसे लेने जाएगा उस बैंक के ऊपर ही लिखा गया है, तो वहाँ की बैंक को ये बैंक, वरुण वाली बैंक ऑर्डर करेगी या फिर इंफॉर्मेशन देगी ब्रांच को या फिर उसकी एसोसिएटेड बैंक को कि लोकेटेड उसके एरिया में कि भी इसको पैसे दे दो। ओके, सो द ड्राफ्ट कैन बी डिपोजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन इट। उसके ऊपर रणबीर का नाम है तो पैसे रणबीर को ही मिलेंगे, एज इट इज़ अकाउंट पेई ओनली। मैंने यहाँ पर सिक्का भी लगा के रखा है, पेईस अकाउंट ओनली, ये बन के आता है आपको
50 100 200 रुपये में बन जाता है एसी का, इजीली बनता है, लेकिन आपको एक लेटर पैड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये अकाउंट पे होंगे, यानी आपको कैश नहीं मिलेगा। कीप इन माइंड, यू हैव टू गो deposit in your bank account and the amount will be credited in your bank account, then after you can withdraw the money. तो unlike check, such draft never bounces, ये बाउंस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेफ्टी है, चेक की तरह ये कभी बाउंस नहीं होता है। अब ये बाउंस वर्ड आपके दिमाग में होगा, इफ़ यू आर इन कॉमर्स, यस आप कॉमर्स में ही हो, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, यू आर इन सेविंग अकाउंट, कीप इन माइंड, और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो चेक बाउंस होगा। एज़ पर द रूल यू हैव टू पे पेनल्टी। 250 रुपये से शुरू होकर बैंक के ऊपर डिपेंड है कि कितनी पेनल्टी लेती है अपनी अमाउंट के ऊपर। एक सिंपल है, चेक बाउंस कब होता है, दो ही टाइप में होता है, एक तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, और दूसरा अगर आपका जो साइन है, सिग्नेचर है, वो डिफर आया, यानी चेक जो आपने लिखा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, डेट शायद बराबर नहीं लिखी है, अमाउंट बराबर नहीं लिखी होती है, और मोस्टली केसेस में होता है साइन डिफर। लेकिन अब बैंक ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? एज पर द रूल इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ कॉमनली बोलता हूँ वीडियो में, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बैंक क्यों इग्नोर करता है कि जिसका मतलब मेरा सेविंग अकाउंट बरसों से कॉरपोरेशन बैंक में चल रहा है, तो बैंक मुझे पर्सनली जानती है और बैंक को मालूम है कि ये साइन उसी की है, लेकिन जल्दबाजी में या कुछ तरीके से ये पर्टिकुलर साइन उसकी बराबर नहीं आई है, तो वो चेक बाउंस नहीं करेगी बैंक मुझे कॉल करेगी कि आपका चेक आया है यहाँ पर विड्रॉल के लिए सो एंड सो पार्टी का, तो ये बाउंस होने की शक्यता है, द रीज़न इज दैट योर साइन इज डिफर, तो आप फिजिकल और चेक चेंज करो, ये हो सकता है। डेट में प्रॉब्लम होता है, अमाउंट में प्रॉब्लम, तो ये सब इग्नोर किया जाता है अगर आपका मोस्टली करंट अकाउंट है, और सेविंग में भी अब ये सब कॉमन है। लेकिन बैंक बहुत ज़्यादा कोई अननोन पार्टी है, उसका ये चेक आएगा और वो बाउंस होगा, तो बैंक बाउंस होने देगी, राइट। मोस्टली जब ये होता है तो आपको एक फाइनेंशियली इमेज जो आपकी वो ख़राब हो जाती है, इसीलिए बैंक पहले आपको इन्फॉर्म करती है। बंदा सही में कई सालों से अकाउंट चल रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दैट इज रीज़न। लेकिन चेक की तरह यहाँ पर आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर बाउंस नहीं हो सकता। चेक शायद बाउंस हो सकता है, मैंने रीज़न बोला आपको, लेकिन ये नेवर बाउंसेस, कभी भी ये ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता, क्योंकि आपने पैसे भरे हैं ना, इसलिए तो सामने वाले के खाते में जा रहा है। लेकिन चेक में वो प्रॉब्लम है, बैलेंस का और वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो बाउंस हो सकता है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर दी अवर डीडी। शॉर्ट नोट के लिए ज़रूरी है, और सम ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अकाउंट पे होना चाहिए और वगैरह। नाउ नेक्स्ट वन, देयर इज बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। मैंने ये भी समझाया था हमारे फंक्शन में कि जो विद इन द सिटी है वो डिमांड ड्राफ्ट ही है, लेकिन उसका नाम है पे ऑर्डर। लेट्स सी, बैंकर्स चेक इज अ फैसिलिटी सिमिलर टू अ बैंक ड्राफ्ट। ये जो बैंकर्स चेक है, याद रखो पे ऑर्डर का दूसरा नाम है बैंकर्स चेक। पे ऑर्डर जनरली विद इन द सिटी चलता है, उसका दूसरा नाम है बैंकर्स चेक, राइट। तो ये जो बैंकर्स चेक है सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट है। The check issued by bank against the payment accepted by the bank is called pay order. So बैंक within the city, मल्टी सिटी चेक्स मिलते हैं आपको विद इन द सिटी, जब उसका पेमेंट होता है तो उसको हम पे ऑर्डर बोलते हैं। वंस अगेन, द चेक इश्यूड बाय बैंक, सो एक बैंक ने चेक इश्यू किया है अगेंस्ट द पेमेंट एक्सेप्टेड बाय बैंक, जो भी पेमेंट बैंक ने एक्सेप्ट किया उसके अगेंस्ट में जो भी उसको चेक मिलता है, इश्यू किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक के ऊपर, उसको हम पे ऑर्डर बोलते हैं। पे ऑर्डर कैन बी एनकैश्ड ओनली इन द सेम सिटी, ये उसका एक हम बोल सकता है कि फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम बाहर नहीं ले जाते। यानी मुझे अगर हमारे एग्जांपल में मैंने देखा है, बताया आपको कि वरुण रणबीर को देना चाहता है पैसा बेंगलोर से मुंबई में, तो डिमांड ड्राफ्ट में होता है, ये पे ऑर्डर में नहीं होता है। वो पे ऑर्डर बैंक का एक ही सिटी के लिए चलता है। सब सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, सेम एज द डिमांड ड्राफ्ट, सब प्रोसीजर वैसे ही है, लेकिन ये विद इन द सिटी चलती है। सो ये बात थी पर्टिकुलर हमारे दो अलग अलग सर्विसेज की। अब जाते हैं हम तीसरी सर्विस के ऊपर। तीसरी सर्विस का नाम है RTGS। उसका फुल फॉर्म याद रखना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही मालूम पड़ता है कि सेटलमेंट होता है वो ऑन द स्पॉट होगा, रियल टाइम में होगा। लेट्स सी, लुक आफ्टर दिस वन। व्हेन एन RTGS मेंबर बैंक ट्रांसफर्स मनी टू एनी अदर RTGS मेंबर बैंक एनीवेयर इन इंडिया, दिस मेथड इज कॉल्ड RTGS। तो अब तो सभी बैंक RTGS से मेंबर बैंक में आ गई है। सो हर बैंक हो, पहले नहीं था। जब ये सिस्टम शुरू हुई आज से कई सालों पहले, तब लिमिटेड बैंक्स थी ये RTGS मेंबर बैंक। अब तो मोस्टली सभी बैंक RTGS के अंडर आती है। तो एक
मेंबर बैंक है वो आरटीजीएस का मेंबर है और दूसरी सामने आरटीजीएस मेंबर की बैंक है, दोनों एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम आनंद ट्रांसफर मनी टू बैंक ऑफ इंडिया इन जयपुर, बिकॉज किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो जा सकता है। ये मेथड को हम बोलते हैं आरटीजीएस। तो याद रखना, ये इसका मीनिंग कहा जा सकता है। इसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वन बैंक ट्रांसफर मनी टू एनी अदर बैंक दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ मनी विद इन द इंडिया, विद इन द कंट्री। लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है आरटीजीएस मेंबर बैंक। ओके, सो एक दूसरे को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स। Each of the RTGS member bank branch is identified through IFSC code. अब ये IFSC कोड है, उसका फुल फॉर्म याद रखना। ये इसलिए ज़रूरी है कि हर एक बैंक का एक IFSC कोड होता है। ओके, अभी IFSC कोड क्या है? सिंपली ये याद रखना, हर एक के पासबुक के ऊपर ये होता है, स्टेटमेंट है होता है उसके ऊपर होता है। ओके, सो यहाँ उसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस और सिस्टम कोड, राइट। तो ये जो सर्विस कोड सिस्टम कोड होता है, राइट, वो हमेशा हर बैंक का क्रिएट किया होता है और आप उसको डालेंगे तभी आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे। ओके, सो वो होता है, ये जो कोड होता है आईएफएससी कोड, वो ब्रांच के हिसाब से होता है, याद रखना। यानी कि आपकी ब्रांच आनंद में है तो आनंद में कई ब्रांच है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसका अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये कोड यूनिक होता है। फिर से एक बार उसका फुल फॉर्म बोलता हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कई बार सर्विस कोड भी बोलते हैं लोगों को, लेकिन हम इसको सिस्टम कोड से ही जाने देंगे। ओके, ये सबके पास होगा। आपको कंफर्म करना है तो आज ही आपकी पासबुक खोलिए, वहाँ पर लिखा होगा, शायद ऐसा होगा, देख लो, SBIN 0678 SAR कोड होता है, AN पर्टिकुलर जो भी है, उसमें अलग अलग डिजिट्स होते हैं। इसमें टोटल जो अल्फ़ा न्यूमरिक होते हैं उससे ये शुरू होता है 11 डिजिट्स। ओके, अल्फ़ा न्यूमरिकल कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ा न्यूमरिकल दोनों का। और इसमें भी एक सिस्टम है, उसमें बैंक का नाम होता है, सिटी का नाम आ जाता है और एक कोड होता है उस पर्टिकुलर बैंक का, वो भी है, तो उससे वो पहचाना जाता है। वो हमें नहीं मालूम पड़ता, वो बैंकिंग सिस्टम पे ही मालूम पड़ता है। सो इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमरिक कोड, जो IFSC कोड है। This code, IFSC code, is provided by IBRBT. IDRBT फुल फॉर्म क्या है? IDRBT का इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। तो ये जो पर्टिकुलर IFSC कोड है वो IDRBT प्रोवाइड करता है हैदराबाद से पूरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। यानी जो भी बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम को यहाँ से ये कोड जनरेट किया जाता है। RTGS, ये याद रखना फॉर 1 मार्क, IDRBT। RTGS इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम एनी बैंक इन इंडिया। पूरी बैंक जो भी इंडियन सिस्टम में है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो पूरी इंडिया में आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ऑल्सो इन दिस मेथड द अमाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड एज पर रियल टाइम एंड एज पर ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ दो चीज़ें, रियल टाइम, ग्रॉस सेटलमेंट। तो वेन एवर यू आर सेंडिंग मनी और द पर्सन इज रिसीविंग मनी, यार सिंपल चीज़ है ना कि जो पैसा दे रहा है बंदा, द पर्सन हु इज सेंडिंग द मनी, उसके अकाउंट में से वो निकल जाएगा, यानी डेबिट होगा, और सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये सब कुछ होता है रियल टाइम एंड प्लस ग्रॉस सेटलमेंट। इसका एक पर्टिकुलर ग्रॉस सेटलमेंट होता है। कैसे ये होता है देख लेते हैं। In RTGS method, money from the account of one account holder of the bank is transferred to the account of the account holder of the another bank in India. अब ये पढ़ने के लिए थोड़ा और लगता है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है। हमारा वही एग्जांपल हम फिर से दोहराऊँ, वरुण और रणबीर का है। तो यहाँ पर वरुण अपने अकाउंट में से, अपनी बैंक से अपने अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र करता है रणबीर को उसकी बैंक में, उसके अकाउंट में। सिंपल है, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन कोई नहीं है, एवरीथिंग इज डन ऑन द ऑनलाइन बेसिस, राइट, थ्रू द पर्टिकुलर बैंक। ओके, उसके खाते में पैसे पड़ेंगे, उसके बाद वो विड्रॉ कर सकता है। तो वरुण सेंडिंग मनी टू रणबीर थ्रू द बैंक अकाउंट्स, सिंपल। द ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन कैश, सो बोथ द सेंडर एंड द बेनिफिशियरी यानी रिसीवर नीड टू हैव IFSC कोड। यहाँ पैसा जो आपको मिलेगा वो कैश में नहीं मिलेगा, यू विल गेट द अमाउंट इन योर अकाउंट ओनली। सो देने वाला है वो भी अकाउंट में से देगा और रिसीव करने वाला है वही अपने अकाउंट पर रिसीव करेगा। तो यहाँ पर सामने वाले का IFSC कोड जाए। अब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका IFSC कोड कंपलसरी है, याद रखो।
सो सिंपल सामने वाले के अकाउंट में जाएगा तो उसके भी तब वो पैसा आएगा उसके खाते में, वहाँ पर उसके भी डिमांड की जाएगी. सो सेंडर एंड द बेनिफिशियरी मनी रिसीवर राइट नीड टू हैव IFSC कोड. सो फॉर द डिपॉजिट ट्रांजेक्शन ऑफ 2 lakhs और मोर RBI प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू RTGS. अब ये सब कॉमन है, अब ये लिमिट नहीं है कोई, अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है. आप गूगल पे सर्च लगाओगे, आप बैंक में विजिट करोगे, सब जगह इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी राइट. आपको बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करना है, RBI को फॉलो करना है, ना कि पर्टिकुलर एक वेबसाइट को. तो यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए डिपॉजिट ट्रांजेक्शन कितने 2 लाख और मोर, यानी आप RTGS से 2 लाख से लेकर उससे ऊपर के ही पैसे भेज सकते हो, उसके नीचे के पैसे नहीं भेज सकते. ओके. सो RTGS जो है मोस्टली RBI जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अंदर जाती है. सो इन दिस मेथड, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना. मिनिमम कितनी अमाउंट है 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. इन दिस मेथड द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ द रिसीवर ऑन द सेम डे एज सुन एज द बैंक रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंडर. तो यहाँ वरुण जब पैसे भेजेगा, उसके वरुण के अकाउंट से जैसे ही पैसे डिपॉजिट मीन्स वैसे ही पैसे डेबिटेड हो गए, सीधे सामने वाले खाते में क्रेडिट हो जाएंगे, यानी उसके अमाउंट जो भी है रणबीर की, उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे. मिनिमम 2 लाख, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट आप डालते हो. सो 2 लाख से ज़्यादा ही आप डाल सकते हो. यहाँ वरुण 2 लाख डालता है रणबीर के खाते में, सो सेम डे ये पैसे उसके खाते में चले जाएंगे. ओके, सिंपल. सेंडर जब भी पैसे देगा उसी टाइम. So an amount of 2 lakh rupees or more is transferred through RTGS. हम लोग ऊपर देखा. In this method, commission is charged from the sender of the money and the receiver is not charged any commission. So when you are sending money through this RTGS, right? यहाँ पर सेंडर के पर्टिकुलर जो भी अमाउंट पे कर रहा है उसके सिर पर थोड़ा बहुत कमीशन रहेगा. यानी कहने का मतलब द सेंडर हैज़ टू पे द मनी ओके टू द बैंक विथ whom that particular person is transacting. So यहाँ रिसीवर कोई पैसे लेगा नहीं, तो याद रखो. अब ये सब प्लस माइनस होता है. अब इसके बाद NEFT है, तो सब में और आप सब NEFT कॉमन में. ये जो RTGS है ना, RTGS मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो बिजनेसमैन बोले जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे शायद समझ लो कि आपको सीमेंट परचेस करना है गुवाहाटी से या फिर आसाम से, आसाम के गुवाहाटी से, तो वो सामने वाला को तभी पैसे डालो, बाद में यहाँ से ट्रक निकलेगा. तो RTGS कर दो आप 12:30 और जो होता है टाइम पीरियड, उसके हिसाब से आप पैसे दे दो उनको राइट. उसके बाद वो जैसे पैसा आएंगे ट्रांसफर कर लेगा. तो RTGS पहले ही ऐसा नहीं होता था, तो ये कॉमन. तो ये बात हो गई हमारी डियर स्टूडेंट्स RTGS की. अब इसके जैसा ही एक और पॉइंट है NEFT राइट. ये थोड़ा अलग है, उसमें बैच के हिसाब से काम होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है राइट. यहाँ मैक्सिमम एक याद रखो कि मैक्सिमम आप 2 लाख दे सकते हो. RTGS में क्या है, मिनिमम 2 लाख है, यहाँ मैक्सिमम 2 लाख है. ओके, पर मिनिमम यहाँ कोई अमाउंट 1 रुपये भी आप डाल सकते हो. तो हम इसका यूज़ करते हैं थ्रू द UPI राइट. और उसके बाद IFSC कोड है, बैंक कोड पे CC है, लोन है, सब कुछ है, उसको हमारे बारे में देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ. ओके, तो इतना रखते हैं. आज हमने 3 सर्विसेज देखी, DD, पे ऑर्डर और RTGS. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ.